वेलकम टू एनसी नॉलेज फॉर ऑल। तो आज हम क्लास 6 के टॉपिक चैप्टर 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो आपको पता होगा व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री कौन होते हैं। व्यापारी वह लोग होते हैं जो व्यापार करते हैं, राजा वह होते हैं जो अपने नगर की देखरेख करते हैं, और तीर्थयात्री जो यात्राएं करते हैं। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। बाजार में घूमती जगीनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शौख रंगों के फूलों की प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगीनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि ये लोग व्यापारी हैं। कौन है ये लोग? व्यापारी है जो व्यापार करते हैं। वह चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहां ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। यह खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरातन स्थलों से मिले हैं। क्या क्या मिला है? पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा हमने, यहाँ पढ़ा था। खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरातन स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे। तो चलिए पढ़ लेते हैं ये बर्तन यहाँ कैसे पहुँचे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये लोग बर्तन बनाते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे, जैसे अभी हमने जगीनी की बातों से समझ लिया। दक्षिण भारत सोना, मसालों, खास तौर से काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर से काली मिर्च। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था, ब्लैक गोल्ड के नाम से। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। क्या मिला है दक्षिण भारत में? रोमन सोने के सिक्के। ऐसा यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका इन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ये रोम से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी एक कविता दी गई है। इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। क्या खोज निकाले? समुद्री रास्ते। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। क्या थे? कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। नाविक क्या करते थे? जो मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा को जल्दी पूरा कर पाते थे हवा के सहारे, जिससे उनकी जो नाव की रफ्तार थी वो तेज़ हो जाती थी। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। इनके लिए जो जहाज़ होते थे वो बहुत बेहद ही मजबूत हुआ करते थे। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। तटीय प्रदेश कहाँ पर? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में। इनमें बहुत से पहाड़ है, पठार और नदी के मैदान है। नदी के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। कौन सा मैदान? कावेरी का। यहाँ जो बात की जा रही है भारत की बात की जा रही है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं हमने पहले पढ़ चुके हैं। संगम कविता जो कवियों के साथ बैठा करते थे। मुवेनदार की चर्चा मिलती है। मुवेनदार यह एक तमिल शब्द है। मुवेनदार जो है तमिल शब्द है, जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। क्या अर्थ होता है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक के लिए, परिवारों के लिए किया जाता है। मुखियाओं के लिए किया गया है। यह थे चोल, चैर तथा पांड्य। ये तीन शासक थे जो थे चोल, चैर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिणी भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पत्तिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मडुरै। यह मुखिया लोगों से नियमित कर बाजार उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी यह सैनिक अभियान भी किया करते थे।
और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल किया करते थे। क्या वसूल करते थे? शुल्क। ये नियमित कर के बजाय उपहारों की, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था नजराना के बारे में, ये उसी तरह से उपहारों की मांग करते थे। इनमें से कुछ धन वह अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, जो उनकी हेल्प करते थे, रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। किनका? सातवाहन नामक। कितने साल बाद? इनके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में। कहाँ पर? पश्चिम भारत में। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतम पुत्र श्री सातकर्णी था। कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। उसके बारे में हम उसकी माँ गौतमी बाल श्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापाद के स्वामी कहे जाते थे। ये और जो सातवाहन के अन्य शासक थे, इनको दक्षिणापाद के स्वामी कहा जाता था। दक्षिणापाद यानी इसका शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। क्या भेजी? सेना। कहाँ पर? पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पे। तो मैं आज का आपका क्वेश्चन है कि क्या तुम बता सकते हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखेंगे। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशम मार्ग की कहानी पढ़ेंगे तो इसमें हम रेशम के कपड़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से कैसे होते थे? चिकनी मुलायम होते थे, चमकीले होते थे और कीमती होते थे। रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा माल रेशम निकालकर सूट कटाई की होती है और फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है। रेशम बनाने की यह जो प्रक्रिया थी, तकनीक थी, इसका सबसे पहले चीन में हुआ था, करीब 7000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी नदियों दुनिया से छुपाए रखा, जैसे ये आज कर रहा है। चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उसे रेशम मार्ग कहा गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। क्या हो गया? फैशन बन गया। कितने साल पहले? करीब आज से 2000 साल पहले। क्योंकि चीन से इन्हें लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी लेते थे, यानी रोड टैक्स, वहाँ से गुजरने की वजह से। मानचित्र 6 पेज नंबर 76 to 77 को देखो। इसमें सिल्क रूट के बारे में बताया गया है, उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसे के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। क्या मिलता था? लाभ। किस तरीके से? कर, शुल्क और तोहफे के जरिए। ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुफाण थे। कौन थे सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध? कुफाण शासक। मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर, मतलब पश्चिम और उत्तर भारत पर इनका शासन होता था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। क्या क्या? पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा थे। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पट्टनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों तक द्वारा रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। क्या था? जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। कौन थे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले? कुषाण शासक। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग किया करते थे। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता था? चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 6 में इसे ढूंढो। समुद्र के
रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधा है और क्या समस्या होती थी? आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना। इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा आपको। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। इसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार यानी बौद्ध धर्म कैसे फैला। तो इसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में साथ साथ कुछ अन्य जानकारी भी प्राप्त करेंगे। कुषाणों के बारे में। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया यानी बौद्धों के संघ का गठन किया, समूह का, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया करते थे। क्या किया करते थे? एक साथ बैठकर जितने भी विद्वान थे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अपने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। पहले ये लोग प्राकृतिक भाषा में लिखते थे, किंतु अब धीरे धीरे संस्कृत में लिखने लगे। इस समय बुद्ध की नई धारा महायान विकास हुआ। क्या हुआ? महायान का विकास हुआ, एक नई धारा निकली। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाई जाती है। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। क्या पहले बुद्ध क्या चाहते थे? बुद्ध का जो एक धारणा थी कि बुद्ध जो है वह भगवान मूर्ति में विश्वास नहीं रखते थे, किंतु धीरे धीरे महायान का विकास हुआ जिसमें ये लोग भगवान बुद्ध को मूर्तियों में दर्शाया करते थे। जैसे ही ज्ञान प्राप्ति को पीपल के पेड़ के नीचे की मूर्ति में दर्शाया गया। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में थे, कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा, परिवर्तन बौद्धिस्त्व में आस्था को लेकर। क्या था? दूसरा था बौद्धिस्त्व में आस्था को लेकर। बौद्धिस्त्व यानी जो बुद्ध में विश्वास रखते हैं उन्हें कहा जाने लगा जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वह लोग शिक्षा देने की और मदद करने के लिए संसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। पहले ये था कि जिसको भी ज्ञान प्राप्त करना होता था वह संसारिक सुख त्यागना पड़ता था, किंतु धीरे धीरे संसारिक परिवेश में ही रहकर उन लोगों ने ज्ञान और शिक्षा का प्रसार किया। धीरे धीरे बौद्धिस्त्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान, कहाँ तक? मध्य एशिया, कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ। कहाँ हुआ बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रसार? पश्चिम और दक्षिण भारत में, जहाँ बुद्ध भिक्खुओं को मैंने आपको बताया था कि भिक्खु कौन होते हैं? जो भिक्षा मांगते हैं। यह जो है पूजा जो भिखारियों के लिए एक प्राकृतिक शब्द है। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई। क्या बनाई गई? राजा और रानियों के आदेश पर गुफाएं बनाई गई। व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। दर्रों यानी जो पहाड़ों के कटे हुए हिस्सों में, दक्कन के शहरों और तटी के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़क भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। क्या? दक्कन के जो शहर थे, तटी के समृद्ध बंदरगाह जो थे, जोड़ने वाली सड़क भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। क्या लगता था कि जो व्यापारी हुआ करते थे वे आराम करने के लिए इन मठों में रुका करते थे। मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र। दाएं ये जो पहले दिखाई गई है, ये वाली, ये बुद्ध की प्रतिमा। दाएं में जो है वह तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। ये तक्षशिला में बनी हुई मूर्ति है। बौद्ध धर्म में दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बुद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। क्या? थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप। तो चलिए थेरवाद के बारे में पढ़ लेंगे। ये देखिए काले की गुफा महाराष्ट्र यानी मुंबई में। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा यानी जो उनकी इच्छा हुआ करती थी। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। कैसे जाते थे व्यापारी? काफिलों में। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकलने पड़ते थे। काफिलों में इसलिए जाया जाता था ताकि डाकुओं से, लुटेरों से बचा जा सके। अब बात कर लेते हैं तीर्थयात्री क्या होते हैं। तीर्थयात्री वह स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। कौन होते हैं ये वह स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए, केवल प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं।
इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फा सियान, काफ़ी प्रसिद्ध है। क्या नाम है इनका? फा सियान। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वेंग तसांग 1400 साल पहले भारत आया। उसके करीब 50 साल बाद इटसिंग आया। कौन आया? इटसिंग। ये 3 महत्वपूर्ण नाम है जो आपको याद होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ये जो मैं एनसीईआरटी की बुक बना रहा हूँ, ये बुक्स के चैप्टर आप अगर सीरीज वाइज कवर करते हैं तो ये आपको यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल जैसे कई एग्जामों में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों में प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। क्या लिखा है? तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन, कि उन्होंने यात्रा में क्या क्या महसूस किया। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में मुश्किलें भी लिखी थी। इन यात्राओं में कई वर्षों लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों का उन्होंने देखा, इनके बारे में उन्होंने लिखा कि और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वह अपने साथ लाए थे। फा सियान चीन वापस कैसे लौटा? आप इस वीडियो को पॉज करके देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। सवेंग तसांग भूमार्ग। क्या है? सवेंग तसांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियों तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की। क्या की? पांडुलिपियाँ। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। कैसे ले गया? 20 घोड़ों पर लाद कर। और कौन से रास्ते पर गया? चीन वापस लौटा था भूमार्ग से, यानी रोड, सड़कों के किनारे से। इसमें 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट पुलट हो गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। सवेंग तसांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, कहाँ पर है? बिहार में, जिसकी राजधानी है पटना, जिसके सीएम है नीतीश कुमार, जिसके गवर्नर है फागू चौहान। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है: यहाँ की शिक्षा योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे है और बुद्ध के उपदेशों का वहीं पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त है जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद यानी बातचीत चलते रहते हैं, जिसमें युवा वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों के विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। मतलब जो उनके मन में प्रश्न उठते हैं उनको दूर करने यहाँ आते हैं। आगंतुकों से पहले द्वारपाल की भी बहुत कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वह द्वारपाल को सही उत्तर दे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। इसी युग में बुद्ध के साथ साथ देवी देवता के पूजा का भी चलन हुआ। बाद में हिंदू धर्म की एक प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती है। किस माध्यम में? भक्ति परंपरा। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति क्या होती है? किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, यानी उनमें विश्वास को। भक्ति का पथ सबके लिए खुला हुआ था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति, या स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। किस में की गई है? हिंदू के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। भगवद गीता क्या है? महाभारत का हिस्सा है, यह आपको पता होना चाहिए। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते। क्या उपदेश देते हैं? कि वह सभी धर्मों को छोड़ दे और कृष्ण जी के शरण में आ जाए, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैला। ये देखिए यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई गई है, मैं आपको बता दूंगा। शक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा को पर जोर देते थे। क्या थे? जो भक्ति मार्ग में अपनाने वाले लोग थे, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर और साथ में पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन, व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। अपने मतलब ध्यान लगाया करते थे केवल। भक्ति मार्ग अपनाने वाले का यह क्या मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़
या अन्य किसी के रूप में भी। जैसे जैसे इस विचार का समाज द्वारा स्वीकृति मिल गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से एक बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लग गए। भक्ति भक्ति शब्द भज शब्द से निकल बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति कहाँ से निकला है? भज शब्द, जिसका अर्थ है विभाजित या हिस्सेदारी करना। यह भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर अंतर संबंध है। भक्ति भगवान या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदारी होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। आप इस कविता को वीडियो को रोककर पढ़ लेना। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पैराग्राफ दिए जाते हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। इसके नीचे जो प्रश्न दिए जाते हैं उसको भी आप हल करने की कोशिश किया करें। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। मंदिर क्या होते हैं? जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है, उनको एक विशेष सम्मान दिया जाता है। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। क्या? अभिव्यक्ति, यानी इंसान की मतलब भक्ति से दूर उलट कर दिया। हिंदू शब्द इंडिया शब्द से निकला, सिंधु या इंड से निकला है। यह जीके का पहला क्वेश्चन है जो आपने अगर लूसेंट बुक पढ़ी हो तो लूसेंट में सबसे पहले यही बेसिक नॉलेज दिया जाता है कि इंडिया शब्द कहाँ से निकला है। अरबी तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। कहाँ रहते थे? सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनकी धार्मिक विश्वास तथा संस्कृति की परंपरा के लिए प्रयुक्त होता है। अन्यत्र, यह अन्यत्र है, ये आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, चलो इन्हें पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। मैं समझा देता हूँ आपको। व्यापारी, व्यापारी वह लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, व्यापार करते हैं, यानी सामान का इधर से उधर करते हैं। मुबीनेदार, रास्ता या मार्ग, जिसके सारे ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसे रास्ता या मार्ग कहते हैं। रेशम, रेशम रेशम जो एक कपड़ा है, रेशम का कपड़ा बनता है, उसे क्या कहता है? कुफान, जो शासक थे। महायान, जो नई परंपरा बौद्ध की शुरू हुई थी। बौद्धिस्त्व, जो बौद्ध में धारणा रखते थे, विश्वास रखते थे। थेरेतवादी, नई परंपरा निकली थी। तीर्थयात्री, जो भगवान की परंपरा के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और भक्ति, जो लोग अपने मन में भगवान के लिए सोचा करते थे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, आप इनको हल करने की कोशिश ज़रूर करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप और भी अच्छी वीडियो पाना चाहते हैं तो एनसी नॉलेज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। एनसी नॉलेज ऑलवेज विद यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनसी नॉलेज। एनसी नॉलेज ऑलवेज विद यू।